नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास हिस्ट्री का 7 चैप्टर समझने वाले हैं, जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आप मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो सेकंड टर्म का एग्जाम है वो सब्जेक्टिव बेस पे होने वाला है। आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सभी चैप्टर के जो नोट्स है आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध कराया जाएगा, तो टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें रोशन सा स्टडी पॉइंट और आप ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों, आपको पता है कि जब हम मध्यकाल को समझ रहे थे, यानी कि हम छठे चैप्टर को समझ रहे थे, तो वहां पे हमने 3 वर्गों को समझा था। तो मध्यकाल क्या था? एक तरीके से यूरोपीय इतिहास में अंधकार युग माना जाता है, ठीक है। वैसे आपको मैं बता देना चाहूंगा कि हम यूरोपीय इतिहास को कुल मिला के 3 भागों में बांट के उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले प्राचीन काल, ठीक है। प्राचीन काल का जो समय काल है वो लगभग अब आरंभ से लेकर 5वीं सदी तक का समय काल माना जाता है। जब समय की शुरुआत हुई, यानी कि आरंभ, समय का जो आरंभ हुआ उस वहां से लेकर 5वीं सदी तक का जो समय काल है वो प्राचीन काल माना जाता है। उसके बाद हम मध्यकाल की बात करते हैं। तो मध्यकाल यानी कि लगभग 5वीं से 15वीं सदी का समय काल। कई बुकों में 5वीं से 14वीं सदी का समय काल भी बताया जाता है, जो कि मध्यकाल का समय काल है। उसके बाद आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल यानी कि 15वीं सदी के बाद से लेकर अब तक का जो भी समय काल है उसको हम आधुनिक काल के अंतर्गत रखते हैं। तो ये यूरोपीय इतिहास का विभाजन है। इस तरीके से भारतीय इतिहास को भी 3 भागों में बांट के अध्ययन किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब हम प्राचीन कालीन यूरोपीय इतिहास की बात करते हैं तो प्राचीन काल का जो यूरोपीय इतिहास है कुछ ऐसा है कि वहां पे बहुत सारे विद्वानों का उद्भव होता है, ठीक है। एक तरीके से शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र जो था यूनान था। यूनान में बहुत सारे विद्वानों का उद्भव होता है, जैसे कि सुकरात का नाम आप लोगों ने सुना होगा, प्लेटो का नाम सुना होगा, अरस्तु का नाम सुना होगा। आपको पता हुआ है कि अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक भी माना जाता है। इसके अलावा हेरोडोटस का नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। तो ये सभी विद्वान कहाँ के थे? यूरोप से ही थे, ठीक है। लेकिन मध्यकाल आते आते तक क्या हुआ? चर्च का दबदबा, पूरे समाज में चर्च का दबदबा हो गया। चर्च ने अपने तरीके से समाज को चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं विद्वानों को संरक्षण नहीं प्रदान किया जा रहा था। मध्यकाल में अगर कोई भी विद्वान चर्च के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता, चर्च ने कह दिया कि भाई पृथ्वी जो है वो स्थिर है और सूरज उसके तरफ चारों तरफ क्या कर रहा है? चक्कर लगाता है, ठीक है। ऐसा उन्होंने कहा, चर्च ने कहा। अगर कोई भी विद्वान, कोई भी वैज्ञानिक अगर चर्च के खिलाफ जा रहा है, पादरियों के खिलाफ जाने की कोशिश करता था, तो उनको जिंदा जला दिया जाता था या उनकी हत्याएं करवा दी जाती थी। तो कहीं ना कहीं यूरोप क्या था? एक तरीके से मध्यकाल में अंधकार में चला गया था, ठीक है। अंधकार युग में चला गया था और कोई भी नई खोजें वहां पे नहीं हो पा रही थी, नवीन वैज्ञानिक आविष्कार नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब आधुनिक काल में यूरोप प्रवेश करेगा, यानी कि लगभग 15वीं सदी से क्या होगा? फिर से विद्वानों का उद्भव होगा, जिसको एक तरीके से पुनर्जागरण का समय काल कहा जाता है, ठीक है। इस चैप्टर का जो सबसे मेन टॉपिक रहेगा वो पुनर्जागरण ही रहने वाला, जिसपे हम अभी आगे बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम इस चैप्टर में समझेंगे कि पुनर्जागरण होता क्या है, ठीक है। पुनर्जागरण उत्पन्न होने के क्या कारण थे? पुनर्जागरण सबसे पहले यूरोप में ही क्यों आया था? और इसके अलावा इसमें इस समय का जो इस चैप्टर का जो एक और सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है मानवतावादी विचारधारा, ठीक है। मानवतावादी विचारधारा को भी हम समझने वाले हैं। तो यार वीडियो को आपको एंड तक देखना है। जितने भी टॉपिक आपको समझाया जाएगा बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दे आप, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक को बारी बारी से समझना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आधुनिक युग है, मतलब आधुनिक समय काल जो है, यूरोपीय इतिहास का जो आधुनिक इतिहास है, उसके बारे में हमारे पास जानकारी प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से। तो देखिए दोस्तों, लगभग 14वीं-15वीं सदी के बारे में हमें यूरोपीय इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है वो यूरोप और अमेरिका के जो अभिलेखागार है, ठीक है, और जो संग्रहालय है, उनमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जो दस्तावेज है या फिर मुद्रित पुस्तकें हैं या फिर अभिलेख है, उनको एकत्रित करके रखा गया है, ठीक है। अभिलेखागार में क्या होगा? अभिलेखों को एकत्रित करके रखा जाएगा। और संग्रहालय में क्या होगा कि पुराने समय की जितनी भी चीजें हैं उन सभी को संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाता है। तो वहां से आप चीजें एकत्रित कर सके, आप यूरोप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा उस समय की बहुत सारी मुद्रित पुस्तकें हैं, वस्त्र है, इमारतें हो सकती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं पुनर्जागरण की। पुनर्जागरण है क्या? यूरोपीय इतिहास में पुनर्जागरण क्या है? देखिए दोस्तों, पुनर्जागरण को इतिहास में हम अनेक नामों से जानते हैं। जैसे कि इसका अर्थ हो सकता है पुनर्जन्म, या फिर पुनः जागृति, या फिर पुनरुत्थान, ठीक है। बहुत सारे नामों से हम इसको जानते हैं। पुनर्जागरण जो है अंग्रेजी भाषा रेनेसां से बना है।
ठीक है, अंग्रेजी में इसको हम क्या कहते हैं, रेनेसा। ठीक है, और मुख्यतः जो पुनर्जागरण है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है फिर से जागना। आपको पता है कि मध्यकाल में यूरोप के लोग कोई भी नवीन आविष्कार नहीं कर पा रहे थे, चर्च का दबदबा था, इस कारण उसको अंधकार युग कहा जाता है, जिसमें यूरोप के लोग जो थे सो गए थे एक तरीके से, कहने का मतलब ये है। लेकिन फिर से इस समय काल में क्या हुआ, वो जाग गए, मतलब नए नए वैज्ञानिक खोजें होने लग गई, बहुत सारे विद्वानों का उदय होने लग गया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फिर से जागना। ये पुनर्जागरण का समय काल था। पुनर्जागरण का जो समय काल है वो यूरोपीय इतिहास में लगभग 14वीं से 16वीं सदी का जो समय काल है उसको हम पुनर्जागरण का समय काल कहते हैं। और पुनर्जागरण के समय काल से ही आधुनिक युग की जो शुरुआत है वो पुनर्जागरण से ही माना जाता है। आधुनिक यूरोप की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं पुनर्जागरण से ही माना जाता है। तो हम समझते हैं कि यार मतलब पुनर्जागरण से ही आखिरकार क्यों आधुनिक युग की शुरुआत हुई। तो देखिए दोस्तों, पुनर्जागरण के समय काल में क्या हुआ, जो रूढ़िवादी मान्यताएं थी, जो पुरानी रूढ़िवादी मान्यता थी, पुरानी विचारधारा थी, वो कहीं ना कहीं समाप्त होने लग गई थी। और इस समय क्या हो रहे थे, नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे, कला के क्षेत्र में उन्नति देखने को मिल रहा था, साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा उन्नति प्रगति देखने को मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सभी कारणों से आधुनिक युग की जो शुरुआत है वो पुनर्जागरण से ही माना जाता है। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आपको जितनी भी टॉपिक समझाई गई है बहुत ही अच्छे से आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। अब हम अगला टॉपिक समझते हैं। दोस्तों, हम समझते हैं कि सबसे पहले पुनर्जागरण की शुरुआत यूरोप में ही क्यों हुई। पुनर्जागरण का जो युग है वो सबसे पहले यूरोप में ही क्यों शुरू हुआ, तो इसके पीछे के बहुत सारे कारण माने जाते हैं। सबसे पहला कारण हम बता सकते हैं धर्मयुद्ध। देखिए दोस्तों, धर्मयुद्ध आपको पता है, जेरूसलम को लेकर धर्मयुद्ध हुए थे ईसाइयों के बीच में और मुसलमानों के बीच में। इसको हम 4th चैप्टर में समझ चुके हैं हम धर्मयुद्ध को। तो धर्मयुद्ध कुल मिला के 3 धर्मयुद्ध हुए थे, है ना। पहले दूसरे धर्मयुद्ध की बात हम नहीं करते, तीसरे धर्मयुद्ध की बात करते। तो तीसरे धर्मयुद्ध वास्तव में हुआ नहीं था, लेकिन तीसरे धर्मयुद्ध के समय आते आते तक एक तरीके से ईसाइयों को ये बात पता चल गया था कि कहीं ना कहीं धर्मयुद्ध से उनको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। धर्मयुद्ध ने क्या किया, यूरोपीय लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन पे बहुत गहरा असर डाला। उनको समझ में आ गया था कि भाई धर्मयुद्ध करके वो कभी भी अपना आर्थिक विकास, सामाजिक विकास नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उनको अपने अब उन्नति प्रगति पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इन धर्मयुद्धों पे। ठीक है, तो क्या हुआ, धर्मयुद्ध ने एक तरीके से यूरोपीय लोगों के जीवन में एक गहरा बदलाव लाया। उसके बाद हम बात कर सकते हैं भौगोलिक खोजें हुई, नए नए आविष्कार हुए, जैसे कि आप बात कर सकते हो मार्को पोलो ने बना दिया दिशा सूचक यंत्र। अब दिशा सूचक यंत्र बनने से क्या हुआ कि भाई अब समुद्री यात्रा बिल्कुल आसान हो गई, आसानी से आप समुद्र में कहीं भी जाके किसी भी देश की खोज कर सकते थे। इसके अलावा गैलीलियो का नाम आप सुने होंगे। गैलीलियो ये भी एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, दूरबीन का आविष्कार कर दिया। ठीक है, माइक्रोस्कोप की खोज कर दी। अब इससे अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलने लग गई। जो चर्च कहता था कि भाई, चर्च ने कह दिया था कि जो पृथ्वी है वो कहीं ना कहीं स्थिर है और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो गैलीलियो ने माइक्रोस्कोप की खोज करके चर्च के इस सिद्धांत का खंडन कर दिया। इसके अलावा कोपरनिकस की हम बात करेंगे। ठीक है, कोपरनिकस ने भी अपने सूर्य का जो सिद्धांत दिया था उसका भी एक विशेष योगदान है कोपरनिकस के बारे में। खैर, इस चैप्टर में हम आगे बहुत ही गहराई से समझने वाले हैं। दोस्तों, हम तीसरा पॉइंट बता सकते हैं छापे खाने का आविष्कार। जो प्रिंटिंग मशीन है उसका आविष्कार किया गया था जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा। किसने बनाया, जॉन गुटेनबर्ग ने बनाया था। लगभग 1456 की बात है, 1456 में छापे खाने का आविष्कार हो गया। अब छापे खाने के आविष्कार से, प्रिंटिंग मशीन के आविष्कार से क्या हुआ कि अब शिक्षा का प्रचार तेज गति से होने लग गया। जब प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार जब नहीं हुआ था तो उससे पहले क्या था कि शिक्षा का प्रचार बहुत ही कम था, क्योंकि यार पुस्तकें छापने में, पुस्तकें उस समय हाथों से लिखी जाती थी। अब हाथों से पुस्तकें लिखने में बहुत ज्यादा समय लगता था। कोई भी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है या सिद्धांत का प्रचार प्रसार करना है तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। लेकिन छापे खाने के आविष्कार से क्या हुआ, किसी भी सिद्धांत को, किसी भी कविता को, किसी भी नाटक को, किसी भी कहानी को बहुत तेज गति से लोगों तक पहुंचाया जा सकता था, पुस्तकें लोगों तक पहुंच सकती थी। तो इससे भी क्या हुआ, लोगों में शिक्षा का प्रचार तेज गति से होने लग गया और इसने भी पुनर्जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं धर्म सुधार आंदोलन की। धर्म सुधार आंदोलन ने भी कहीं ना कहीं पुनर्जागरण में एक विशेष योगदान दिया। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन का मतलब एक तरीके से जो धर्म में जो कमियां होती है ना उसको दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाए जाते हैं उसको हम कहते हैं धर्म सुधार आंदोलन। खैर, इसके बारे में हम आगे और ज्यादा गहराई से समझेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूं कि धर्म सुधार आंदोलन के माध्यम से क्या हुआ, बहुत सारे विद्वानों ने कहीं ना कहीं चर्च के खिलाफ, जो चर्च की जो रूढ़िवादी विचारधाराएं थी उसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया, उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और इससे भी लोगों के जीवन में एक तरीके से बदलाव आया, एक तरीके से जागृति आई और ये भी एक तरीके से पुनर्जागरण के उदय का एक प्रमुख कारण माना जाता है। दोस्तों, हम बात करते हैं मानवतावाद की। मानवतावाद है क्या, मानवतावाद से हम क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों, पुनर्जागरण की एक प्रमुख विशेषता मानवतावाद था।
मानवतावाद का अर्थ होता है मनुष्य में रुचि लेना तथा उसका आदर करना, यानी कि मनुष्य के जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन बनाना, उसके समस्याओं का समाधान करना ही क्या है, एक तरीके से मानवतावाद है। ठीक है, मानवतावाद में हम क्या करते हैं, मनुष्य के समस्याओं का अध्ययन करते हैं, उसके जीवन को और ज़्यादा सुधारने की कोशिश करते हैं, मनुष्य के जीवन को और ज़्यादा समृद्ध बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि पुनर्जागरण से पहले क्या था, मनुष्य का जीवन बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक था। दासतापूर्वक व्यवस्था थी, लोगों को गुलाम बना के रखा जाता था, या फिर चर्च लोगों को कई तरीके से शोषण किया करती थी, या फिर जो अभिजात वर्ग होते थे वो भी कई तरीके के लोगों का शोषण करते थे। दोस्तों मानवतावादियों के बारे में एक और खास चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मानवतावादी मानते हैं कि हमें परलोक की अपेक्षा इहलोक को महत्व देना चाहिए। परलोक मतलब जहां पे परमात्मा रहते हैं, ठीक है, और इहलोक जहां पे हम रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमें इसी लोक की बात करनी चाहिए, इसी दुनिया की बात करनी चाहिए, दूसरी दुनिया कोई है नहीं, बस यही दुनिया है जहां पे हम रहते हैं। यही क्या है, एक तरीके से मानवतावाद है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मानवतावाद जो टॉपिक है वो भी समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों इस वीडियो में जितने भी टॉपिक आपको समझाने थे मैंने समझा दिया है। ठीक है, लगभग इस चैप्टर के ऊपर मैं 3 पार्ट बनाऊंगा, 3 पार्ट में आपको पूरा चैप्टर समझाऊंगा। तो ये फर्स्ट पार्ट की वीडियो थी, जितने भी टॉपिक आपको समझाने थे मैंने समझा दिया है। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को सभी टॉपिक बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। यार कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को कमेंट में बता देना। इसके अलावा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है, वहां पे आप मेरे से बात कर सकते हो, अपनी समस्याओं को बता सकते हो, आपके हर एक समस्या का समाधान मैं करूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।